मित्रों नमस्कार। चक्रपाणी ओझा यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हंटर आयोग के स्थापना और उसके महत्व तथा उसके कार्यभारों की चर्चा हम लोगों ने की थी। आज हम लोग हंटर कमीशन ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को जो सुझाव सौंपे थे उन सुझावों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हंटर आयोग के पहले उद्घोषणा पत्र, उड डिस्पैच के नाम से जिसे हम जानते हैं, आया था। लगभग 2.5 दशक बाद, 25 वर्षों के बाद एक नया आयोग बन रहा था। 2.5 दशकों बाद ये बन रहे आयोग में लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि यह शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार करेगा, कुछ नई चीज़ें जोड़ेगा। लेकिन हंटर साहब के निर्देशन में बनी यह कमेटी 2.5 दशक पहले बने शिक्षा उद्घोषणा पत्र की गहन समीक्षा किया, उसकी कमियों और खामियों पर गंभीरता से विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 25 वर्ष पहले की गई जो घोषणाएं थीं वे काफ़ी उचित थीं, किंतु इन घोषणाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से तत्कालीन अधिकारियों ने नहीं किया। जो जिम्मेदार लोग थे, उद्घोषणा पत्र में दिए गए सुझावों का सही इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। ऐसे में आयोग ने सरकार को कई सुझाव दिए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को बेहतर दिशा देने के लिए तत्कालीन सरकार को, ब्रिटिश सरकार को अनेक सुझाव दिए थे। हंटर आयोग की खास जो उपलब्धि है वो प्राथमिक शिक्षा पर उनका खासा जोर था कि प्राथमिक शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए। हालांकि उन्होंने माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर भी सरकार को अपने सुझाव दिए। 600 पन्नों की यह जो विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी सरकार को, उसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा का जिक्र करते हुए जो सुझाव दिया, उसमें उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रचार हेतु उसके संचालन का पूरा कार्यभार स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, जो भी उस समय की स्थानीय निकायें थीं, उनको सारा दायित्व उन्होंने सौंपने की बात कही थी। हंटर कमीशन ने कहा कि माध्यमिक व उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व गैर सरकारी संस्थाओं के अधीन हो। उन्होंने यह भी कहा कि सहायता अनुदान के नियम काफ़ी सरल, लचीले तथा व्यवहारिक व उदार बनाए जाएं। सहायता अनुदान के जो नियम हों, उन नियमों से शैक्षिक कर्मचारी व व्यक्ति सभी लोग पूरी तरह अवगत हों, उनसे उनकी जानकारी में हो कि आखिर कौन से नियम बनाए जा रहे हैं और कहाँ से अनुदान आ रहा है। इन सारी चीज़ों की जानकारी शैक्षिक जगत में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पता होना चाहिए। अगली बात उन्होंने जो कही कि सहायता अनुदान निश्चित समय सीमा में व बिना किसी भेदभाव के वितरित हो, कोई गैर बराबरी न हो, कोई उसमें भेदभाव न किया जाए। इस तरह से बिना भेदभाव के सहायता अनुदान स्कूलों के विकास के लिए, शिक्षा जगत के लिए दिया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालय के अध्यापकों के वेतन व छात्रवृत्तियों के साथ विद्यालयों के भवन निर्माण, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि के लिए भी अनुदान की समुचित व्यवस्था की जाए। यह था हंटर आयोग की जो सुझाव था कि कैसे कैसे शिक्षा को बेहतर बनाया जाए। प्राथमिक शिक्षा की जब चर्चा हम करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हंटर आयोग ने क्या सुझाव सरकार को दिया, तो आप देखेंगे कि उनका साफ साफ कहना था कि प्राथमिक शिक्षा
प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी व जीवन मूल्यों के अनुरूप हो, ऐसी प्राथमिक शिक्षा दी जाए जो बालक के जीवन मूल्यों को के उपयोगी साबित हो। और प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए प्रयास करे, प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाई के लिए न हो, बल्कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए सामान्य शिक्षा के रूप में उसको ग्रहण किया जाए, ताकि जो बालक का मन होता है, जो बाल मन होता है, उस पर किसी तरह का अतिरिक्त दबाव बालक न महसूस करे, उस पर कोई दबाव न पड़े, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा का माध्यम एक ऐसा हो, एक ऐसी प्राथमिक शिक्षा दी जाए जो बालक के व्यक्तित्व को बनाने वाली हो, उसके सर्वांगीण विकास को करने वाली हो, सहायक हो। उसमें पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि छात्र जो है उसको अध्ययन करने के बाद आर्थिक रूप से सशक्त बन सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, स्वावलंबी बन सके, तथा एक ऐसी शिक्षा उसको दी जाए कि वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही वो अपनी आर्थिक ज़रूरतों को कुछ हद तक पूरा करने में सक्षम हो सके, स्वावलंबन हो सके उसका। दूसरी बात, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा देने के लिए उसकी भाषा की बात पर उन्होंने खासा जोर दिया था। हंटर आयोग के सदस्यों ने उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि जो माध्यम होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा का, वह देसी भाषाएं होनी चाहिए, प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए। जो उसकी बोलचाल की भाषाएं हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, वे उन भाषाओं में ही प्राथमिक शिक्षा बालक को दी जानी चाहिए, तभी वह बालक उसको ठीक ढंग से ग्रहण कर सकेगा। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर भी चर्चा किया कि आखिर प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस बात को उन्होंने अपने सुझाव पत्र में कहा कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन शिक्षा का प्रसार करना हो, व्यवहारिक व सामान्य जीवन जीने हेतु उपयोगी शिक्षा हो, तथा बालक को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा हो। एक ऐसी शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा, जो बालक को स्वावलंबी बनाती हो, उसको उसमें आत्मविश्वास पैदा करती हो, ऐसा उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किया था। इसके अलावा इन सब के बाद एक जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। हंटर आयोग इस पर भी गंभीरता से विचार कर रहा था कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा का एक पुनर्निर्माण करने के लिए वित्त की व्यवस्था कैसे होगी और आर्थिक जो ज़रूरतें हैं, खर्चे हैं, उनकी आवश्यकता कैसे पूरी की जाए, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने तत्कालीन सरकार को जो सुझाव दिया उसमें उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासन स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं, नगर पालिकाओं, पंचायतों, नगर पंचायतों आदि को दी जाए। ये जो स्थानीय निकाय थे उन स्थानीय निकायों को वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को सौंप देनी चाहिए, ये उन्होंने उस समय ही कह दिया था। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि ये संस्थाएं, जो स्थानीय निकाय हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करेंगी और उसमें अध्यापकों की नियुक्ति भी स्थानीय निकायों के द्वारा ही होगी, तथा उनका वेतन भुगतान व अन्य जरूरी खर्चे की व्यवस्था भी उन्हीं स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों के द्वारा ही किया जाएगा। यह एक बड़ी बात थी तत्कालीन समय में, उस समय में, कि सरकार से प्राथमिक शिक्षा को अलग करके ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों को सौंप देना कि आप इसकी जिम्मेदारी वहन करेंगे। और एक बड़ा बदलाव था, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, ताकि प्राथमिक शिक्षा से सीधे जो आम बालक था वो सीधे वो जुड़ सके और उसका विकास हो सके और स्थानीय निकायों पर कोई दबाव ना हो,
हालांकि उन्होंने इस बात को कहा कि स्थानीय निकाय प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उनके संचालन के लिए जो कोई भी काम करेंगी वो सरकारी नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। बावजूद इसके यह बड़ा महत्वपूर्ण उनका सुझाव था प्राथमिक शिक्षा को लेके। उन्होंने एक बात और कही कि इन सब के बाद भी प्रांतीय सरकारों को चाहिए कि वे कुल व्यय का 1/2 अथवा 1/3 भाग अनुदान के रूप में दें, ताकि ग्राम पंचायतों के पास जो अपने प्रयास से वो प्राथमिक शिक्षा को ठीक तो करेंगी ही, लगाने की कोशिश करेंगी, लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी बने कि वो भी उनमें अपना योगदान सुनिश्चित करे, उनका आर्थिक रूप से मदद करे। ये थी वित्त व्यवस्था के संबंध में हंटर आयोग का की जो सिफारिश थी वह उसको हमने देखा। जो एक सबसे ज़रूरी बात थी कि आखिर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो, इस पर उनका खासा फोकस था, जोर था कि पाठ्यक्रम कितना सुंदर होना चाहिए, कितना लचीला होना चाहिए, जो बाल मन पर किसी भी तरह का दबाव न बनाता हो, एक सहज और ग्रहणीय पाठ्यक्रम हो। तो उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हुए सदस्यों ने कहा कि प्रांतीय सरकारें इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि प्रांतीय भाषा, व्यवहार व समाज के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। जैसा समाज हो, स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया जाए और प्रांतीय जो देसी भाषाएं हैं उन पर उनका खासा जोर था। विषय की चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि उन्होंने सुझाव दिया है कि छात्रों को सामान्य विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा, बही खाता, भौतिक विज्ञान इत्यादि विषयों का अध्ययन कराया जाए। सामान्य ज्ञान को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और इतना ही नहीं, जो दैनिक उपयोग की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका भी प्रशिक्षण छात्रों को प्राथमिक स्तर पर ही दिया जाना चाहिए, जैसे कि कताई, बुनाई, पशुपालन आदि की भी पढ़ाई प्राथमिक स्तर पर करने की उन्होंने सिफारिश की थी। भाषा का सवाल भी उन्होंने उठाया कि आखिर चूँकि वो ब्रिटिश सरकार थी और अंग्रेजी को महत्व देने वाली सरकार थी, अंग्रेजी भाषा पर खासा जोर था उसका। इन सब के बीच एक बड़ा काम हंटर आयोग के सदस्यों ने किया कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अंग्रेजी भाषा से मुक्त रखा और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह स्थानीय भाषाओं में दी जाए तथा इसे इन जो देसी भाषाएं हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं का विकास कैसे हो, इस पर भी उन्होंने सोचने की बात कही थी कि सरकारें इस पर भी योजना बनाएं कि स्थानीय भाषाओं का हम कैसे विकास कर सकते हैं, उनको कैसे उन्नत बना सकते हैं। इसका भी उन्होंने अपने इस सुझाव पत्र में उन्होंने जिक्र किया था। दूसरी बात उन्होंने जो कही, खास बात जिस पर हमको आज के समय में भी विचार करने की ज़रूरत है, आज़ाद भारत में भी हम लोगों को इस पर जो गौर करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की जब हम चर्चा करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने के सिद्धांत का पालन किया जाए, यानी कि जो स्कूल थे प्राथमिक स्कूल, वे पूरी तरह मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध हों, उनका जो नियम है उसमें कोई हेरफेर ना हो और पूरी तरह बच्चों को मातृभाषा में उनकी शिक्षा दी जाए। इसकी सिफारिश उन्होंने बखूबी की थी और इस पर उनका खासा जोर भी था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है वो ये है कि इन विद्यालयों में जिनकी नियुक्ति स्थानीय निकाय शिक्षक के तौर पर करेगी, आखिर उन शिक्षकों का
प्रशिक्षण कैसे होगा, इस पर भी खासा जोर हंटर आयोग के सदस्यों का था कि एक प्रशिक्षित अध्यापक ही छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। तो छात्रों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक स्थानीय निकाय नियुक्त करेंगी, उन शिक्षकों का प्रशिक्षण कौन देगा, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने अपने सुझाव में कहा था कि नॉर्मल स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, जो शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र थे उनकी संख्या बढ़ाई जाए, प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किए जाएं, खोले जाएं, ताकि शिक्षकों का प्रशिक्षण हो सके। और इन प्रशिक्षण केंद्रों को खोलने के लिए उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो खर्चे आएँ, उन धन का आवंटन सरकारें पहले से ही कर दें, ताकि कोई आर्थिक दिक्कत इनके सामने न खड़ी हो। इनकी एक खास बात थी ये कि इस आयोग का कहना था कि प्राथमिक व देसी स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए। जो पहले से चले आ रहे परंपरागत हमारे स्कूल थे, जो दूसरे छोटे छोटे पंचायतों में और उनके आसपास और जो हमारे पारंपरिक शिक्षा केंद्र थे, उन शिक्षा केंद्रों को मजबूत बनाने का भी सुझाव इन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि स्थानीय निकायों को इसके सुधार के लिए जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि जो हमारे पारंपरिक स्कूल हैं, उन स्कूलों की दशा को ठीक करने के लिए ग्राम पंचायतें और जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें, उन नगर पंचायतों को यह जिम्मेदारी दे दी जाए कि जो अपने पारंपरिक स्कूल हैं, देसी स्कूल हैं, उन शिक्षा केंद्रों की बेहतरी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए जो धन की आवश्यकता होगी, भवन आदि के निर्माण की आवश्यकता होगी, उसके लिए सरकारें, प्रांतीय सरकारें धन उपलब्ध कराएंगी। छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था उसमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए करेंगी। इस प्रकार हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए एक बड़ा एक तरह से ऐतिहासिक सुझाव पत्र उन्होंने सरकार को सौंपा था, जिसका ढेर सारा अमल तत्कालीन सरकार ने किया था और उसका परिणाम लंबे समय तक भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमको देखने को मिलता रहा है। जो उड डिस्पैच में जो बातें कही गई थी, जो उसमें जो कमियां खामियां दिखलाई दी थी और उसमें जो सुधार की गुंजाइश थी, उसको ठीक करते हुए हंटर आयोग के सदस्यों ने एक बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया था। उस ऐतिहासिक दस्तावेज को उन्होंने सरकार के सामने सौंपा। 600 पन्ने का यह जो उन्होंने सुझाव पत्र सौंपा था, उसमें प्राथमिक शिक्षा पर खासा जोर दिया उन्होंने। और इस प्रकार जो आज प्राथमिक शिक्षा यहाँ तक अब तक हम देखते चले आ रहे हैं, उन प्राथमिक शिक्षा में हंटर आयोग की विशेष भूमिका रेखांकित की जानी चाहिए। आगे के वीडियो में हम लोग हंटर आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो सुझाव उन्होंने दिया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस बात को रेखांकित करेंगे कि आखिर हंटर आयोग शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा ऐतिहासिक महत्व कैसे रखता है और इन माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। यह आपके लिए बहुत लाभकारी हो। धन्यवाद।